नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इसी माह फरवरी में शुरू होने वाली हैं। तो मैंने उनके लिए पिछले कई सालों के पेपर के क्वेश्चन आंसर्स जो है सेक्शन डी पार्ट जो है जो 40 से 44 नंबर का होता है उसके मैंने प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लगभग 5 सालों के मैं प्रश्न उत्तर आपको दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय ज़्यादा लिए हुए। पहला प्रश्न है, ये दो दो नंबर के हैं, कुल 5 प्रश्न जो करने होते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी कि उस दिन वो स्कूल क्या तैयार करके आएगा। प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार करके आना और एक्सपेक्टेड मतलब होता है उम्मीद करना। तो आंसर है, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रेंच से उम्मीद की गई थी कि वो जो है पार्टिसिपल के रूल्स तैयार करके आएगा। पार्टिसिपल्स जो मैंने येलो में किया हुआ है बस वही आंसर है। जो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो मुख्य वर्ड शब्दों को याद रखें और उन्हीं को परीक्षा में लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा। पहले प्रश्न के उत्तर का हिंदी है, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रेंच से उम्मीद की गई थी कि वो उस दिन स्कूल के लिए पार्टिसिपल तैयार करके आएगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज साहिब्स फुल नेम, व्हाट इज इट्स मीनिंग। साहिब का पूरा नाम क्या था, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। साहिब्स फुल नेम वाज साहिब आलम, इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम था, इसका मतलब होता है पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का जो है मालिक। लॉर्ड मतलब होता है मालिक। तीसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पेडलर लिव एंड वाई। पेडलर जो है किस प्रकार का जीवन जी रहा था और वो क्यों जी रहा था। तो इसका उत्तर है, द पेडलर सोल्ड द रैट ट्रैप ऑफ वायर। वो जो तार की बनी हुई रैट ट्रैप थी, चूहेदानी थी, पेडलर उसको बेचा करता था। But even after doing so, he did not earn much, so he resorted to both begging and theft. लेकिन उसको बेचने के बाद भी उसको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से चला सके। तो उसने जो है चोरी और भीख मांगने का भी सहारा लिया। रिसोर्टेड मतलब होता है सहारा लेना, बेगिंग मतलब होता है भीख मांगना और थेफ्ट मतलब होता है चोरी। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? आप क्यों सोचते हैं कि नौकरों ने गांधी को एक दूसरा किसान समझ लिया था। तो इसका उत्तर है, द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट। सर्वेंट्स जानते थे कि राजकुमार शुक्ला जो है एक गरीब किसान है। हु ऑफन ट्रबल्ड दियर मास्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अक्सर उनके मालिक राजेंद्र प्रसाद से मिलने आया करता था और निवेदन करता था टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी मदद करने के लिए। This time Gandhiji came there along with Rajkumar Shukla, so they took Gandhiji to be another peasant. इस बार गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, इस वजह से नौकरों ने गांधी जी को भी दूसरा किसान समझ लिया था। आइए प्रश्न क्रमांक 5 पे चलते हैं। Why was the office boy frustrated? जो ऑफिस बॉय था वो फ्रस्ट्रेटेड, निराश क्यों था। तो उसका उत्तर है, द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड because he thought his literary talent was going wasted in a room full of barbers and makeup artists. जो ऑफिस बॉय था वो निराश इसलिए था क्योंकि उसको लगता था कि उसका जो लिटरेरी टैलेंट है, उसकी जो साहित्य की क्षमता है, वो बर्बाद हो रही थी एक ऐसे रूम में, एक ऐसे काम में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बार्बर्स नाई रहते थे और मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप करने वाले जो कलाकार होते थे वो रहते थे। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। कुछ प्राचीन संस्कृतियों में फोटोग्राफ खींचे जाने के बारे में क्या धारणाएं हैं, क्या विश्वास है। बिलीफ मतलब होता है विश्वास या धारणाएं, प्रिमिटिव कल्चर्स मतलब होता है प्राचीन संस्कृतियां। तो इसका उत्तर है, सम प्रिमिटिव कल्चर्स बिलीव्ड दैट फोटोग्राफिंग अ पर्सन इज नो लेस देन स्टीलिंग हिज हर सोल आउट ऑफ द बॉडी
and rendering him incomplete and slighted. कुछ प्राचीन संस्कृतियां मानती हैं कि किसी भी व्यक्ति की जब हम फोटो खींचते हैं तो हम उसकी आत्मा चुरा लेते हैं, हम उसकी बॉडी से उसकी आत्मा को चुरा लेते हैं और उसको पूरी तरह से अधूरा और तुच्छ बना देते हैं फोटो खींच करके। तो ये उत्तर था 6वें प्रश्न का। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, जो कि आपका पोएट्री सेक्शन से है। तो पहला प्रश्न है इसमें, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66? जो यंग ट्री, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब होता है भागता हुआ, क्यों दिखाया गया है पोएम माई मदर एट 66 में? तो इसका उत्तर है, द यंग ट्रीज आर पर्सोनिफाइड इन द पोएम। यहाँ पे ये जो छोटे पेड़ हैं इनका मानवीयकरण किया गया है। जैसे इंसान दौड़ भाग कर सकता है वैसे वो दिखाया है कि पेड़ भी दौड़ भाग कर रहे हैं। दे सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन seen through the window of a moving car. The poet presents a contrast between her old mother and sprinting young trees. यहाँ पे कवियत्री ने पेड़ को जो है भागता हुआ इसलिए दिखाया है कि वो एक विरोधाभास, एक कंट्रास्ट दिखाना चाहती हैं उनकी माँ के ओल्ड एज के बीच में, और जो पेड़ भागते हुए पीछे जा रहे हैं, कार की खुली खिड़की से देख पा रही है कवियत्री, वो यहाँ पे वो कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है, वाई डज वन फील अ सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट? जब भी कोई 12 तक गिनता है और शांत हो जाता है, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाता है, तो उसको एक अजीब सी, अचानक से अजीब सी जो है अजीब महसूस होता है उसको। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है, बिकॉज बाई कीपिंग क्वाइट वी विल एक्सपीरियंस एन एक्सोटिक मूवमेंट without any noise and rush, which is unusual around us. कवि कहता है कि जब कोई 12 तक गिनता है और शांत होता है तो वो अजीब महसूस क्यों करता है? क्योंकि उसको जो है वो माहौल ही अजीब लगता है, जहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं होगी, शांति रहेगी और कोई दौड़ भाग नहीं होगी। तो ऐसा माहौल, जब कभी भी कोई आवाज़ नहीं होती और दौड़ भाग नहीं होती, तो बिल्कुल अजीब ही लगता है, सुकून भरा होता है वो। इसकी कल्पना हम लोग बहुत कम कर पाएंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न अ थिंग ऑफ ब्यूटी से है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो सफरिंग और पेन, सफरिंग मतलब होता है कष्ट या दर्द, और पेन मतलब भी दर्द ही होता है, उनकी सूची बनाओ। तो यहाँ पे आंसर है, poet lists a number of things that cause suffering and pain, such as despondency, depression, unhealthy and wrong ways taken up by humans to acquire their desired goals, etc. The poet also feels that there is a real dearth of noble souls in this world. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, मैंने जिसको येलो कलर में हाईलाइट किया है, अगर आप उन शब्दों को भी परीक्षा में लिख पाते हैं तो आपके आंसर मान लिए जाएंगे। तो इसलिए उन शब्दों पे विशेष ध्यान दें जिनको मैंने येलो किया हुआ है। तो पोएट जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी सूची बताता है जो कष्ट और दर्द देती हैं। पहला तो डिस्पोंडेंसी, निराशा या दुख, डिप्रेशन, तनाव, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज मतलब गलत रास्ते, और जो अच्छे लोगों की कमी है इस दुनिया में। ये सारी जो है चीज़ें जो है इनकी सूची कवि बताता है कि इस वजह से जो है इस दुनिया में सफरिंग और पेन है, कष्ट और दर्द है। अगला प्रश्न है नंबर 4, डू यू सिंपथाइज विथ आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आप आंट जेनिफर के साथ सहानुभूति रखते हैं? और स्पीकर जो कवियत्री है उनका जो नजरिया है आंट जेनिफर के प्रति वो कैसा है? एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया। आंसर, यस, आई सिंपथाइज विथ आंट जेनिफर। हाँ, मैं आंट जेनिफर के साथ सहानुभूति रखता हूँ। The speaker is also sympathetic towards her and hates dominating men. स्पीकर भी जो है आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति रखती हैं, और वो जो डोमिनेटिंग मेन होते हैं, जो पुरुषवादी सोच के व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा महिलाओं पे शासन करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, स्पीकर कवियत्री एंड्रीन रिच जो है उनसे नफरत करती हैं।
आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, जो कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं आपके विस्टास बुक से। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई? क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में था वो चार्ली के लिए भाग जाने का एक माध्यम था? एस्केप मतलब संघर्ष से बचाव करना या बच जाने का कोई माध्यम था। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? वाई मतलब होता है क्यों सोचते हैं आप। यस, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ बिल्कुल, जो थर्ड लेवल था जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में था वो चार्ली के लिए जीवन के संघर्षों से बचने का एक माध्यम था। वी ऑल अंडरस्टैंड द मिजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक दुनिया में कितनी मुसीबतें हैं। मिजरीज मतलब होता है मुसीबतें। विच इज़ फुल ऑफ वरी एंड प्रेशर, जो हमारे हमारे हमको चिंता में डालती हैं, हमको तनाव में डालती हैं। Thus, in order to take the burden away from his shoulders, Charlie resorted to escaping reality. इसी वजह से वो अपने ऊपर के बोझ से बचने के लिए, उसके कंधों पे जो बोझ था, जो जिम्मेदारियां थी, जो संघर्ष था, उससे बचने के लिए वो रियलिटी से बचने का सहारा लेता है। रियलिटी से, वास्तविकता से, हकीकत से बचने का सहारा लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में, थर्ड लेवल स्टेशन के बारे में बात करके। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? महाराजा ने टाइगर का शिकार अपने राज्य में प्रतिबंधित क्यों कर दिया? बैन मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना। तो इसका आंसर है, द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ बिकॉज ही वांटेड टू किल द 100 टाइगर्स टू प्रूव द एस्ट्रोलॉगर रॉन्ग। महाराजा ने टाइगर का शिकार अपने राज्य में बैन इसलिए कर दिया क्योंकि वो खुद ही 100 टाइगर्स का शिकार करना चाहता था, जिससे कि वो ज्योतिष को गलत ठहरा सके कि 100वें टाइगर से उसकी मौत होगी। तो आप देखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने येलो किया है वही मुख्य आंसर है। तो अगर आपको इतना डिटेल नहीं भी लिखते बने, ये 2-3 शब्द जो मैंने येलो किया उसको भी लिख देंगे तो आपका आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट मेक्स अंटार्कटिका एन आइडियल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी? अंटार्कटिका जो है एक आदर्श विषय कैसे हो सकता है अध्ययन के लिए? तो आंसर है, द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अंटार्कटिका के इस क्षेत्र की का अध्ययन, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, अंटार्कटिका के इस क्षेत्र का अध्ययन जो है हमको एक अंतर्दृश्य देता है जो विश्व का भौगोलिक इतिहास है, भूगर्भीय, भौगोलिक नहीं, भूगर्भीय इतिहास है, उसको जानने में। इट गिव्स एन आइडिया हाउ द अर्थ वॉज लाइक बिफोर। ये हमको बताता है कि पृथ्वी जो है अतीत में कैसी रही है। इट ड्रिफ्टेड इनटू कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज, और कैसे जो है ये पृथ्वी पहले छोटे छोटे महाद्वीपों में और फिर छोटे छोटे देशों में कैसे बटी। इट शोज हाउ स्लाइट चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। साथ ही साथ इसके अध्ययन से हमको ये भी पता चलता है कि कैसे थोड़ा सा बदलाव जो है पूरा क्लाइमेट जो है बदल देता है, और जो है कैसे अलग अलग क्षेत्र प्रभावित होते हैं, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को समझ पाते हैं। ये अंटार्कटिका के अध्ययन करने से हमको पता चलता है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 13 के जो और प्रश्न है उसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न है, ये 3-3 नंबर के एक है, 2 प्रश्न कोई करने हैं, मैंने लगभग तीनों किए हैं, आप देखिएगा। हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल? जो बर्लिन से आदेश आया था, ऑर्डर आया था, उसने स्कूल का माहौल कैसे बदल दिया? तो आप देखिएगा, चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए? तो पहला है, द टीचर एम हैमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स। जो टीचर एम हैमल थे वो अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। एंड टॉट हिज लेसन्स विथ मोर पेशेंस, और अपने लेसन्स को, जो पाठ पढ़ा रहे थे, वो बहुत धैर्य के साथ पढ़ा रहे थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दूसरा है, द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज। विद्यार्थी उनकी क्लास में अब ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। तीसरा है, द विलेजर्स हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमल। जो ग्रामीण वासी थे वो एम हैमल के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए क्लासरूम में बैठे हुए थे।
चौथा है, द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन फीलिंग्स ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। इस ऑर्डर से पहली बार जो लोगों के भाव में था परिवर्तन आया हुआ था, वो पहली बार अपने देश और अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव महसूस कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने ये कैसे अपने आप को आश्वस्त किया कि जो उनका पुराना भय था पानी के प्रति उसको उन्होंने जीत लिया है। कॉन्कर्ड मतलब होता है जीत लेना। तो ये आइए उत्तर है इसका, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इन ऑर्डर टू कॉन्कर द ओल्ड टेरर, डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। अपने पानी के भय से बाहर आने के लिए डगलस ने तय किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, तैरना सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week। इंस्ट्रक्टर की मदद से उन्होंने हफ्ते में 5 दिन जो है उन्होंने स्विमिंग का अभ्यास किया, तैरने का अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटे। पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर। थोड़ी थोड़ी करके जो है इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। एंड इन अप्रैल हिज इंस्ट्रक्टर सेड टू हिम दैट ही कैन स्विम। और अप्रैल में उनको ये बात बता दी कि अब डगलस स्विम कर सकते हैं, अपने से खुद से तैर सकते हैं। ही वॉज नॉट श्योर, लेकिन डगलस अभी आश्वस्त नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि उनका पूरा भय चला गया है। अब मुख्य आंसर इतना ही है, आप देखिएगा जो मैंने येलो किया है। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। तो वो लेक वेंटवर्थ जाते हैं। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। ट्रिक्स आइलैंड के एक ऊंची चट्टान से जो है वो जंप करते हैं। डाइव्ड ऑफ मतलब होता है डाइव करते हैं। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। और 2 मील जो है उस लेक वेंटवर्थ को वहां से तैरकर पार करते हैं। येट ही हैड रेसिडुअल डाउट्स। लेकिन उनको फिर भी थोड़ा थोड़ा डाउट था। रेसिडुअल मतलब होता है थोड़ा डाउट था। सो ही वेंट टू मीड ग्लेशियर। तो अब वो कहाँ जाते हैं, वो मीड ग्लेशियर में जाते हैं और वहां से डाइव लेते हैं। एंड डाइव्स इनटू वार्म लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और उस लेक में, वो वार्म लेक, गर्म पानी की झील थी वो, वहां से वो एक बार जाके और दोबारा लौट के जो है पूरी तैराकी पूरी करते हैं। दस ही मेड श्योर, इस प्रकार उन्होंने आश्वस्त किया खुद को, दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, कि वो जो है पुराने भय को जीत चुके हैं, अब उनको पानी से भय नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिगो चैप्टर का प्रश्न है। ये आप कैसे पता करते हैं कि जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल मतलब होता है साधारण लोग थे, उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में कंट्रीब्यूट किया था, माने सहयोग दिया था। तो आइए उत्तर पढ़ते हैं। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी जो थे वो मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी से मिलने आए थे, उनको रिसीव करने के लिए आए थे। रात को, मिडनाइट मतलब आधी रात को आए थे। ही हैड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विथ हिम। उनके साथ बहुत सारे विद्यार्थी भी आए थे। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फूट। चंपारण से जो बटाईदार थे, जो खेती करते थे अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पे, वो नंगे पांव आए थे। एंड बाई कन्वेंस टू सी। और कुछ लोग अपने साधनों से आए थे। कन्वेंस मतलब होता है साधन। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम। जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वो भी गांधी जी से मिलने आए थे। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो बहुत सारे लोग उनसे रेलवे स्टेशन पर मिलने आए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो हजारों लोग उनके समर्थन में कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिए थे। दिस शोज दैट ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। यह दिखाता है कि साधारण लोगों ने भी आजादी के आंदोलन में बहुत सहयोग दिया था। आइए प्रश्न क्रमांक 14 में चलते हैं। गिव द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो कविता है उसकी मुख्य भाव क्या है। सेंट्रल थीम मतलब होता है मुख्य भाव क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। जो कवियत्री हैं कमला दास, वो अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करती हैं। सी पोर्ट्रेज हर लव एंड इनर थॉट्स फॉर हर मदर। वो इस कविता में
अपनी माँ के प्रति प्रेम और उनके अंदर के क्या भाव हैं माँ के प्रति उसका चित्रण करती हैं। शी कैप्चर्स ऑल द इमोशंस विच अ डॉटर इज फिल्ड विथ। वो सारे भावनाओं को जो है इस कविता में प्रस्तुत करती हैं जो एक पुत्री के मन में होती है अपने माँ के प्रति। पोएट इज एबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स फॉर हर मदर इन अ प्रॉपर मैनर। कवियत्री जो है अपनी फीलिंग को एक उचित तरीके से इस कविता में प्रस्तुत करती है। शी अंडरस्टैंड्स डेथ इज इनएविटेबल बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर डियर वंस। वो इस बात को जानती है कि मौत सभी को आनी है, मौत अनिवार्य है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने करीबियों को खोने से डरते हैं। इसी में आइए दूसरा प्रश्न है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स जो पोएम है जो एंड्रीन रिच कवियत्री ने लिखा है उसके मुख्य भाव क्या है? तो आइए पढ़ते हैं। The poet deals with the pathetic condition of a married woman all over the world. इस कविता में कवियत्री एंड्रीन रिच जो है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनकी दयनीय हालत के बारे में वो बात करती हैं। This is a strong poem that shows how the power of dominance controls women's bodies but not their minds. इस कविता के माध्यम से वो दिखाती हैं, कवियत्री ये दिखाती हैं कि कैसे जो डोमिनेंस का पावर है वो औरतों की बॉडी को तो कंट्रोल कर लेगा लेकिन उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। द पोएट shows द कंट्रास्ट by presenting द पावरफुल tigers embroidered by Aunt Jennifer. जो कवियत्री हैं वो ये कंट्रास्ट कि बॉडी को तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन उनके माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वो एक टाइगर के चित्रण से जो एम्ब्रॉयडरी कर रही आंट जेनिफर उसके माध्यम से दिखाना चाह रही हैं कि आंट जेनिफर जो इस टाइगर को बना रही हैं वो टाइगर कैसे स्वतंत्र और आज़ाद होता है अपने हर एक्शन के लिए। तो ये बताना चाह रही कि आंट जेनिफर जो मन से हैं वो टाइग्रेस ही हैं लेकिन वो बॉडी से जो है हेल्पलेस है क्योंकि सी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन हु हरसेल्फ इज एन ऑप्रेस्ड वाइफ। आंट जेनिफर जो है खुद भी एक प्रताड़ित महिला है। हु लिव्स हर लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लेडी। और उनका जो कांस्टेंट प्रेशर है, जो तनाव की वजह है वो क्या है? उनकी ड्यूटीज है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके कर्तव्य हैं जो एक शादीशुदा महिला को पूरे करने होते हैं। अगला और आखिर प्रश्न है इस पार्ट 1 पहले प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आंसर का सेक्शन डी का, वो है ये 3 नंबर का होता है, तो मैं पढ़ रहा हूं इसको आपके लिए। डॉक्टर सडाव वॉज कंपेल्ड बाई हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। डॉक्टर सडाव जो है मजबूर थे एक डॉक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी करने के लिए, और वो ड्यूटी थी कि एनिमी सोल्जर दुश्मन सैनिक की मदद करना था। डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है कि घायल कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसको ट्रीट करेंगे, आप उसका इलाज करेंगे। What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? हाना जो उनकी पत्नी थी वो डॉक्टर सडाव के प्रति सहानुभूति रखने लगती हैं। क्यों रखती हैं वो? क्योंकि घर में जो डोमेस्टिक स्टाफ था, जो घरेलू नौकर थे, वो पूरी तरह से डॉक्टर सडाव की बात मानने से मना कर देते हैं। डेफियंस मतलब होता है अवज्ञा करना। तो मजबूरन जो है हाना को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ता है, जबकि हाना का काम बिल्कुल भी मदद करना नहीं था। मतलब वो उनके पास और भी बहुत से काम थे। डोमेस्टिक स्टाफ जो डॉक्टर के थे, उन्होंने एक दुश्मन सैनिक का इलाज करने की वजह से जो है डॉक्टर सडाव की अवज्ञा की और वो घर छोड़ के जा रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं इसका आंसर। डॉक्टर सडाव एंड हना न्यू दैट ईच वुड क्वेश्चन देयर डिसीजन टू सेव द एनिमी सोल्जर। डॉक्टर सडाव और हना को मालूम था कि सारे के सारे जो डोमेस्टिक स्टाफ थे, जो घरेलू नौकर थे, वो एनिमी सोल्जर की मदद करने के लिए उनसे प्रश्न करेंगे। दे फॉलोड देयर सेंस ऑफ ड्यूटी फर्मली। उन्होंने तय किया कि उनका जो कर्तव्य है, मतलब उस दुश्मन सैनिक की रक्षा करना, उसका इलाज करना, उसको मौत से बचाना, वो उसको पूरा करेंगे। दिस सेंस ऑफ ड्यूटी केम फ्रॉम द पोजीशन ही वॉज इन फॉर, और ये जो पोजीशन नहीं है, यहाँ पे शब्द है प्रोफेशन होगा, PROFFESION, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। डॉक्टर थे वो, उनका व्यवसाय डॉक्टरी का था। तो दिस सेंस ऑफ ड्यूटी केम
फ्रॉम द प्रोफेशन ही वॉज इन, जिस व्यवसाय में थे, जिस डॉक्टरी के पेशे में थे, ये ड्यूटी का कर्तव्य जो है उसी पेशे से उनको मिला था। डॉक्टर सडाव, बट फॉर हना द ड्यूटी वॉज स्ट्रिक्टली ह्यूमैनिटेरियन। डॉक्टर सडाव तो ठीक है डॉक्टर थे, लेकिन जो हना थी वो डॉक्टर नहीं थी, लेकिन वो जो है मानवीय गरिमा का ख्याल रखते हुए कि कोई इंसान उनके सामने तड़प रहा है और वो मदद करने के लिए जो है तैयार हो गई। सी डज इट विथ ग्रेस एंड इंटीग्रिटी, वो इस बात को बहुत दयालुतापूर्वक और बहुत गंभीरता से करती हैं। फ्रॉम हैंडलिंग द टर्मोइल इन हर डोमेस्टिक वर्कर्स टू बीइंग कंपेल्ड टू डू ऑल ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स हरसेल्फ। एक तो वो हैंडल कर रही थी जो डोमेस्टिक स्टाफ था, जो उनका घरेलू स्टाफ था, नौकर थे, वो विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको भी वो डील कर रही थी, साथ ही साथ जो है अपने घर के काम भी कर रही थी खुद ही खुद, और फिर उसको पेशेंट को भी अटेंड करना था, उस एनिमी सोल्जर को भी अटेंड करना था। डॉक्टर सडाव की उसकी ऑपरेशन करने में मदद करनी थी, उसकी बुलेट, उसकी बॉडी से गोलियां निकालने में उसकी मदद करनी थी। द केयरिंग, कंसिडरेट एंड कंपैशनेट एसेंस ऑफ हना साइंस आउट, कि जो हना थी डॉक्टर सडाव की वाइफ, उनका जो केयरिंग और कंसिडरेट, दयालुतापूर्वक है ना, और सहानुभूतिपूर्वक जो लगन और मेहनत से उन्होंने उस पेशेंट को इलाज करने में मदद की, वो आखिर में रंग लाता है। साइंस आउट मतलब होता है वो आखिर में रंग लाता है। ऑल दो इट वॉज नॉट हर जॉब, हालांकि ये उसका काम नहीं था, सी वॉश्ड एंड फेड द सोल्जर रिकवर एंड हेल्प द सोल्जर रिकवर क्विकली। उसने न केवल सोल्जर को नहलाया या उसके घाव को साफ किया, बल्कि उसको रिकवर करने में भी उसको अच्छे से मदद की। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्नोत्तर आप जो है इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, और हो सके तो कई बार देखें इसको, तो आपको अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगा और परीक्षा के समय आप इसको लिख पाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।